हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी भी सुबह की शुरुआत आप सभी मदर्स की तरह ही होती है, लेकिन आज रचित को एक सरप्राइज मिल गया, एक झटका लग गया जब मैंने उससे कहा कि आज मैं उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा रही हूँ बल्कि नानी छोड़ने जा रही हूँ। उसको ये लगा था कि मम्मा तो चलेगी ही चलेगी, मम्मा के बिना तो उसका एक स्टेप नहीं उठता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिएक्शन कैसे रहा। जैसे ही मैंने डोर क्लोज करने के लिए अपने आप में आगे बढ़ी, उसको एकदम से बाय, आज नानी छोड़ने जा रही है। जाओ नानी के साथ, नानी मॉर्निंग वॉक करेंगी। बाय। क्या? जाओ ना नानी के साथ। नहीं, हम भी क्यों आए? तो सुबह के रूटीन में हमारा डेली रूटीन होता है बच्चों के लिए एक अच्छा सा लंच बॉक्स तैयार करना। लंच बॉक्स में आज मैंने बनाया आलू छिलके सहित आलू की भुजिया, सिंपल मेथी मिर्चा का तड़का और नमक और हल्दी। छिलके सहित आलू की भुजिया बहुत फ़ायदेमंद होती है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी, वो भी घर का बना हुआ, घी लगा करके, ताकि रोटी जो है वो सॉफ्ट रहे। मीठे में बड़ा मंगलवार का प्रसाद यानी कि मोतीचूर का लड्डू बन गया आज मेरे लिए एक स्वीट डिश का आइटम। और आज मेरे पास कोई फ्रूट्स नहीं थे, लेकिन चौथा खाना खाली तो छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने उसे दिया मठरी। और जब रचित स्कूल से लौट के आया तो उसने बताया कि मम्मा आज मैंने 2 तरह के फ्रेंच फ्राइज खाए, एक टिफिन के ऊपर वाले बॉक्स में था और एक नीचे वाले बॉक्स में। तो आलू की भुजिया और मठरी दोनों को उसने फ्रेंच फ्राइज समझ के खा लिया। फिर बारी आई मेरे स्किन केयर की, और आजकल मैं धूप में रचित को स्कूल लेने जाती हूँ तो मुझे अपने डी टैन करना था, सन टैन जो हुआ था उसको रिमूव करना था। उसके लिए सबसे बेस्ट काम करता है नमक। नॉर्मल जो आयोडीन वाला नमक हम डेली यूज़ करते हैं ना, वो नमक ले लिया और उसमें मिलाया चंदन पाउडर। चंदन पाउडर इसलिए क्योंकि चंदन जो है वो स्किन को डीपली ठंडा कर देता है। जो सूरज की गर्मी के कारण जो स्किन इंटरनली बहुत हीट हो जाती है, उसको चंदन जो है वो बहुत अच्छे से ठंडा कर देता है। गुलाब जल जो है वो स्किन को टोन कर देता है, बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। और एलोवेरा तो ऑल इन वन होता ही होता है, इसके तो फ़ायदे गिना गिना के मैं थक गई हूँ। तो एलोवेरा, नमक, गुलाब जल और चंदन को मिक्स कर लिया, बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया। नमक बहुत अच्छे से जो भी सन टैन हो जाते हैं, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगाने पे बहुत अच्छे से उसको रिमूव कर देता है। चंदन आपके स्किन को ठंडक देता है, गुलाब जल आपकी स्किन को टोन करता है और एलोवेरा आपकी स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। तो अगर धूप में जाना हो और धूप से लौट के आए तो इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने अपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जहाँ जहाँ टैनिंग होती है वहाँ थोड़ी सी आपको जलन टाइप से फीलिंग आएगी, क्योंकि एक्चुअली में नमक जो है वो अपना काम कर रहा होता है डी टैन करने का। इसलिए उससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपकी स्किन पे किसी भी तरह के कोई रैशेज़ या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे इसे शेयर किया है। और अगर आप भी बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया और इसको छोड़ दिया, और तब तक मैंने घर की क्लीनिंग, बिस्तर झाड़ना, जो भी एक्स्ट्रा काम थे वो कर लिया। मलाई इकट्ठा हो गई थी तो मलाई चढ़ा दिया था घी बनने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, घर का बना घी 10 से 12 दिन में फुल क्रीम दूध, अगर हम रोज़ 1 लीटर लेते हैं तो फुल क्रीम दूध इकट्ठा हो जाता है मलाई, और 12 दिन में घी बन जाता है 1 लीटर के करीब। और ये आसान भी होता है, बस फ्रिज से थोड़ा पहले। आपने भी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ये गौर किया होगा कि बच्चों को A to Z जितने अच्छे से याद होते हैं, बच्चों को AEIOU यानी कि वॉवल्स कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, जितने अच्छे से पता होता है, उतने अच्छे से उन्हें क से लेके ज्ञ तक नहीं याद रहता, उतने अच्छे से उन्हें अ से लेके अंग तक की मात्राएं नहीं याद रहती। और इस कारण से बच्चे जो हैं हिंदी की मात्रा बहुत मिस्टेक करते हैं। हिंदी में जब मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं तो हिंदी में उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है और बच्चों को हिंदी पढ़ाना बहुत टफ टास्क हो जाता है। हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है बच्चों का बुधवार। और बच्चों के बुधवार में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के हिंदी का बेस बनाना। तो हिंदी में मात्राओं को किस तरह से, किस ट्रिक से बच्चों को समझाया जाए कि बच्चे मात्रा कभी भी मिस्टेक ना करें। लिखने से पहले उन्हें ये स्ट्राइक कर जाए कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगनी है। उन्हें जो छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ का कन्फ्यूज़न है, वो सारा कुछ दूर हो जाए।
12 खड़ी सिर्फ याद करा देने से बच्चों की मात्राएं क्लियर नहीं होती, बल्कि 12 खड़ी को समझाना बहुत जरूरी। निकल गई हूँ रचित को लेने के लिए और आज भगवान जी मेहरबान हैं। उस दिन मैंने टोक दिया कि मौसम गर्मी का चल रहा है या बारिश का पता नहीं चल रहा है, तो आज भगवान जी ने ऐसा तेज़ धूप किया और मस्त गर्म हवा चल रही है कि गर्मी का मज़ा लो, ये वाली सिचुएशन हो गई है। और आज रचित के स्कूल में जाके रिसेप्शन पे जाके पहले लाइब्रेरी का पता करना है, लाइब्रेरी से बुक लेनी है। मतलब बुक वहाँ यहाँ सिस्टम है कि बुक शॉप वाला इकट्ठे बुक का स्लॉट लाइब्रेरी में पहुँचा देता है और वहाँ से आप ख़रीद लीजिए, तो आपको बुक शॉप पे नहीं जाना पड़ता। ठीक भी है, इजीली मिल जाएगी किताबें, नहीं तो अगर नहीं मिलेंगी तो फिर बुक शॉप जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, आई होप कि आज रचित की किताबें मिल जाए, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है बिना किताबों के। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उसकी सारी किताबें देखने की, क्या क्या नए टॉपिक्स हैं, नए चैप्टर्स हैं। ये अलग, मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है पढ़ाने वाला। तो चलिए फिर पहुँचते हैं स्कूल। फिर बारी आई रचित को ट्यूशन पढ़ाने की, क्योंकि आज भी किताबें नहीं मिल पाई रचित की। तो बिना किताबों के ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने और सोर्सेज, मेरे पास और जो किताब हैं उससे मैंने उसको पढ़ाया। और एक्चुअली वो बहुत खुश था कि मम्मा कल तुमने जो प्लांट से रिलेटेड प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था वही आज मैम ने क्लास में पढ़ाया। तो मुझे पता था, तो मैंने मैम को आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, अगर आप बच्चों को पहले से सारे टॉपिक्स पढ़ा देते तो उनका ना सिर्फ क्लास में इंटरेस्ट आता है, क्लास को ध्यान से वो सुनते हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जो पढ़ाई आगे होने वाली वो मैं उसको पहले से ही पढ़ा दूँ। इसी बहाने स्कूल में उसका एक राउंड रिवीजन हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो बस सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ा दिया और स्कूल में जो पढ़ाई हुई थी उसको अपनी तरफ से उसको रिवीजन करवा दिया, ताकि क्लियर, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज का जीके भी उसे पढ़ाया। तो बेसिकली बिना किताबों के पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बट टॉपिक्स वही होते हैं, चाहे पब्लिकेशन कोई और हो। मेरे पास ढेर सारे पब्लिकेशंस की किताबें हैं, एनसीईआरटी है, मैं सोर्सेज कोई भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस मुझे टॉपिक पता होना चाहिए कि किससे पढ़ाना, और अगर सोर्सेज नहीं भी है तो भी मैंने इतना, कहते हैं ना, किताबों से इतनी जुड़ी रही हूँ कि हर टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना किस एज ग्रुप के बच्चों को, वो मुझे पता है कि कितने लेवल तक उन्हें बताना और अगला लेवल उनका क्या होगा जब अगली क्लास में जाएंगे। तो आज मैंने उसको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स में एक टॉपिक कवर कराया, ईवीएस कंप्लीट कराया, सोशल साइंस और साइंस पढ़ाया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ट्यूशन हमारा चला और लास्ट का 30 मिनट हमारा जीके का क्वेश्चन सीरीज़ चला। और मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस समय मैं ना खुद भी पढ़ती रहती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा स्कूल टाइम शुरू हो गया है। इन बच्चों के बहाने वो जो रिवीजन होता है ना, और तब समझ में आता है कि हमने अपने टाइम में क्या पढ़ा था और अभी सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है। क्लास वाइज टॉपिक्स वही है, लेकिन अब बच्चों की छोटी क्लास में ही टॉपिक्स बड़े बड़े हो गए हैं। हमने जो क्लास 6 में पढ़ा था वो क्लास 3rd के बच्चों को अब पढ़ना है। ये होता है जनरेशन गैप जो अब बच्चे, लेकिन यही है कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर बच्चों को लिए बहुत, तो समय के हिसाब से ना चीज़ें बदलती रहती हैं। हमें अपने आप को अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। कभी ये नहीं सोचना है कि हमने जो पढ़ा था बस उतना ही काफ़ी था। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ सकते हैं, नया सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं कुछ तो अपने बच्चों की किताबों के थ्रू ही आपको बहुत कुछ। मैं घर देखने के लिए तो आ गई, एकदम बगल वाला दरवाज़ा है मेरे घर का, मतलब मम्मी पापा के घर से। लेकिन घर में कहीं भी लाइट का कनेक्शन नहीं, मतलब कनेक्शन है, बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं लगे हुए, तो एकदम डार्क है, अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा मुझे आने में लेट हो गया। तो बेसिकली ये 3 कमरे का मकान है, बिल्कुल खाली है। खाली इन द सेंस कोई वुडन वर्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और इसको सोचने से फ़ायदा ये होगा कि मुझे इंटीरियर के नए नए आइडियाज़ आएंगे। इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब किसी भी रूम में एक सिंगल अलमारी तक नहीं बनी है, बिल्कुल खाली है, अलमारियों की जगह बिल्कुल खाली है। और सबसे मतलब कहते हैं ना अलग तरह की चीज़ कि किचन में कुछ भी नहीं है। ये किचन है, सिर्फ एक स्लैब है और बेसिन है, ऊपर कुछ भी नहीं है, साइड में कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। अब मुझे ऐसी चीज़ें सर्च करके मंगानी पड़ेंगी जो फोल्डेबल हो, लाइट वेटेड हो, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें मतलब एडजस्ट हो सकें। तो अब मुझे सरकारी मकान से प्राइवेट मकान में आने के बाद इंटीरियर डेकोरेशन और कई चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले कितने सालों से गवर्नमेंट क्वार्टर, बंगला, ऑलरेडी बंगला ही मिल रहा था। यहाँ देखिए ये बेडरूम है, बेडरूम में अलमारियों की जगह एकदम खाली है। इधर छोटी सी बालकनी है। तो मेरे दिमाग में ना अभी से ही थोड़ा थोड़ा सा इंटीरियर चलने लगा कि बालकनी का इस्तेमाल कैसे करना है,
3 बाथरूम है, स्टोर है, सब है, 3 BHK है। बट गवर्नमेंट का जो बंगला होता है और जो प्राइवेट मकान होते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोनों के इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, तो मुझे फिर से एक नई चीज़ करने का मौका मिलेगा। फिर मैं आपको रोशनी में ये मकान ज़रूर दिखाऊंगी, और जब इंटीरियर हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े छोटे छोटे से टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी, जो मेरी आदत है। आप लोगों से शेयर करने से ना मुझे और नई नई चीज़ सीखने का और करने का मौका मिलता है। तो यहाँ खिड़की से पूरा कॉलोनी का फील्ड दिखता है, तो रचित पे नज़र भी यहीं से रख लेंगे। तो आज मकान देख तो लिया, लेकिन काम क्या क्या कराना है वो कंफर्म नहीं हो पाया। तो अब कल फिर रोशनी में आती हूँ, फिर बताऊँगी आपको। पता है, मकान लेने में सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। किसी की प्रायोरिटी होती है अच्छा सा वुडन वर्क हो, किसी की प्रायोरिटी होती है कि साइज़ बड़ा हो। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जस्ट मम्मी पापा के मकान के बगल वाला मकान हो, दूर ना रहना पड़े। तो फिर यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं किसी और डायरेक्शन में रहूँ और मम्मी पापा कहीं और रहें, ना उनको मेरा सपोर्ट मिल पाएगा, ना मुझे उनका सपोर्ट मिल पाएगा। तो ये एकदम जस्ट बगल वाला जो डोर है वो ही खाली हुआ है। दूसरा, मेरे मकान लेने की प्रायोरिटी ये है कि सिंपल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम ना हो, बहुत ज़्यादा वुडन वर्क ना हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे फर्नीचर्स हैं, गोदरेज है, तो उन सबको सेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर बिना वुडन वर्क का मकान मिलता है। जब भी हम कोई नए मकान में शिफ्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी होती है शिफ्ट होने से पहले। एक तो वाइट वॉश कराना कंपलसरी होता है, क्लीनिंग डस्टिंग ये सब चीज़ें तो होती हैं। इसके अलावा जितने भी टैप्स हैं, नल को चेक करना, जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उनको चेक करना, कहीं पर सीलन तो नहीं है ये भी चेक करना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें शिफ्टिंग के बाद पता चलती हैं। जैसे जैसे हम घर सेट करते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है। और अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट बंगले में रहते थे तो गवर्नमेंट का तुरंत कंप्लेन किया, स्टाफ आता था, वो तुरंत कर देता था काम। अब क्या है, हम प्राइवेट में आ गए हैं, प्राइवेट मकान में रह रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। किसी से भी कुछ भी हैवी वर्क कराने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। जब तक वर्क की लिस्ट ना बन जाए, किसी को भी, जैसे यहाँ पर जो माली रहते हैं वो आकर हैवी वर्क कर देते हैं, बट छोटे छोटे काम के लिए बुलाना थोड़ा वो लगता है। तो मैं पहले लिस्ट बना लूँगी, पर्दे का रॉड लगवाना, ये वो जो भी हैवी काम है, फिर एक ही बार बुला के किसी से काम कराओ तो काम कराने में भी ठीक लगता है और सामने वाले का समय का सही इस्तेमाल भी हो जाता है। तो अभी मैं अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उन सारे लिस्ट को तैयार करूँगी, क्योंकि फिर से मेरी एक शिफ्टिंग होनी है, फिर मुझे हुबली जाना है, फिर से सामान पैकिंग करनी है, फिर से गृहस्थी सेट करनी है, घर सेट करना, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा। बट बेटर ये है कि बेस्ट ऑप्शन ये हुआ कि रचित की गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो इस समय को मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे मुझे पिछली शिफ्टिंग। आपने देखा होगा पूरा इंटीरियर जो मैंने किया था, और वहाँ और यहाँ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है, क्योंकि वहाँ पूरे घर में वुडन वर्क किया था, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी होगी। तो खैर, आप लोग उसमें मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने से मुझे नई नई चीज़ों करने का एकदम से, कहते हैं ना, जज्बा मिल जाता है। तो उसके लिए तो मैं हमेशा से आप सबको दिल से एकदम धन्यवाद कहती हूँ। तो फिर आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मेरी ब्लॉग से रेगुलर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। फिर रचित खेल कूद के आया, मैंने इवनिंग वॉक किया, उसको लेकर के आई, और फिर वो अपना हाफ एन आवर के कार्यक्रम में लग गया। वो है उसका पेंसिल शेडिंग का, जो 30 मिनट्स रोज़ देता है। मैं उसको एक वीडियो चूज़ करके दे देती हूँ और उसको वो पॉज कर करके देख करके बनाता है। तो आज उसने बाल कृष्णा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, और डेली प्रैक्टिस करने से ना उसके स्पीड भी बढ़ गई है और उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। आपको ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइए। टुड्डी का शेप